कथक नृत्य और चित्र शैलियों के बाद में अब हम बात करते हैं बंगाल की। भारत का पूर्वी हिस्सा, बंगाल नजदीक से एक नजर। तो शुरुआत करते हैं हम ईसा पूर्व से, है ना। तो यहां पर आपकी जो शुरुआत की गई है वो ये बताया गया है कि ईसा पूर्व 3री और 4थी सदी, मतलब ये आपके यहां पे मौर्य काल की बात हो रही है। मौर्य काल और उसके आसपास का जो कार्यकाल है उस समय, ईसा पूर्व है ना, 6 में पढ़ा है आपने। तो ईसा पूर्व 3री 4थी शताब्दी में बिहार और बंगाल से कि जो व्यापारिक संबंध थे, है ना, सदी में बिहार तथा बंगाल के मध्य, बिहार और बंगाल के बीच में जो ट्रेड रिलेशन थे, व्यापारिक संबंध थे, उससे बंगाल में संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। बंगाल के मध्य व्यापारिक संबंधों से बंगाल में संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। हमें यहां पर पता करना है कि बंगाल के अंदर जो बंगाली है उसका विकास कैसे हुआ। हम ये तो देखते हैं कि सारी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है, तो हम बंगाली को संस्कृत के परिदृश्य में समझेंगे। शुरुआत 3री 4थी शताब्दी से। अब यहां पर देखिए एक मैप है और आपको पता है कि कच्चे यहां पर ये बिहार वाला इलाका है और ये है बंगाल आपके। तो ये 3री 4थी शताब्दी में यहाँ का जो व्यापारिक संबंध था, इसने यहाँ पे भाषा को ट्रांसफर किया। हम भी कहीं बाहर जाते हैं, आपके हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आप प्रवासी हैं, जैसे मान लीजिए कि दक्षिण भारत में रहते हैं या जम्मू कश्मीर में या बहुत सारी जगह पे रहते हैं, तो वो क्या भाषा वहां की सीखते हैं, जब घर पे आते हैं तो वहां की भाषा बोलते हैं। तो भाषा का आदान प्रदान तो लाजमी है। तो देखिए बेटा, 3री 4थी शताब्दी ईसा पूर्व से हमने शुरू किया, मौर्य काल के आसपास में, कि बिहार और बंगाल के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे उससे संस्कृत का प्रवाह है जो बंगाल की तरफ हुआ। फिर क्या हुआ, फिर आगे आइए, फिर 3री 4थी शताब्दी में गुप्त काल में, फिर हम गुप्त काल की बात करते हैं कि गुप्त काल के दौरान, गुप्त काल भी आपने 6 क्लास में पढ़ा था, ये सब 6 क्लास की बातें हैं। गुप्त काल में बंगाल पर नियंत्रण के चलते, गुप्त काल में बंगाल पर नियंत्रण से, गुप्त शासकों ने बंगाल पर नियंत्रण किया। गुप्त शासक यही पाटलिपुत्र से यहां से शासन चलाते थे। मगध का जो इलाका था वही आप समझ लीजिए बिहार के आसपास। जब उन्होंने बंगाल पर अधिकार किया तो आपको पता है गुप्त शासकों की जो भाषा है वो संस्कृत थी, तो संस्कृत का और प्रभाव। तो गुप्त काल में बंगाल पर नियंत्रण, और जो ब्राह्मण थे वो बंगाल में बसे, है ना। तो गुप्त काल में बंगाल पर नियंत्रण से और ब्राह्मणों के वहां पर बसने के बाद में जो गंगा की जो मध्य घाटी है, देखिए ये गंगा है, ये गंगा यहां से, ये उसका उद्गम है, ये मध्य घाटी है, गंगा घाटी पूरा, है ना। बिहार का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश वाला है, यहां से कन्नौज वगैरह जो है यहां से। तो गुप्त काल में बंगाल पर नियंत्रण से ब्राह्मणों, बंगाल पर नियंत्रण से ब्राह्मणों का प्रवाह मतलब वो बसने लगे, बंगाल की तरफ हुआ, जिससे मध्य घाटी की संस्कृति, मध्य घाटी और वो भी गंगा की, है ना, मध्य गंगा घाटी की संस्कृति और भाषा, भाषा कौन सी, संस्कृत, और भाषा संस्कृत का प्रसार बंगाल में हुआ। देखिए कैसे प्रभाव होता है। मौर्य काल की बात की हमने, फिर गुप्त काल की बात की, हम बंगाल और बंगाली की बात करेंगे, ठीक है। गुप्त काल में आ गए, बंगाल पर नियंत्रण हुआ, ब्राह्मण वहां पर जाकर के बसे, तो मध्य गंगा घाटी की संस्कृति भी आगे बढ़ी और वहां पर संस्कृत का भी और बंगाल के अंदर जो है वो प्रसार हुआ। फिर 7वीं सदी में ह्वेनसांग लिखते हैं, जिसको आप ह्वेनसांग कहते हैं। हर्षवर्धन के समय भारत आया था,
चीनी बौद्ध यात्री 6 में आपने पढ़ा है। 7वीं शताब्दी में हैंसान बताता है कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। देखिए इसको भी हम देखते हैं। 7वीं सदी में जो हैंसांग है, जिसको आप स्वैनसांग भी लिखते हैं, हर्षवर्धन के समय भारत आया था, चीनी बौद्ध यात्री, चीन से आया था इसलिए चीनी कहते हैं, शुगर वाली चीनी नहीं, ध्यान रखना। 7वीं सदी में स्वैनसांग बताता है कि सर्वत्र बंगाल में, मतलब पूरे बंगाल के अंदर संस्कृत से संबंधित भाषाओं को, संस्कृत और जो उसकी उपभाषाएं थी, जितनी भी थी भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हैंसांग के बाद में 7वीं शताब्दी तक आ गए हम। 3री शताब्दी ईसा पूर्व, फिर गुप्त काल 3री शताब्दी, उसके बाद में हम 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन और उसके बाद का जो कार्यकाल था। अब 8वीं शताब्दी में गोपाल यहां पर पाल वंश की स्थापना करता है बंगाल में। तो 8वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य का आगमन होता है। तो 8वीं सदी में पाल साम्राज्य की स्थापना होती है। पाल साम्राज्य का उद्भव होता है बंगाल के अंदर, और ये भी जो है वो संस्कृत को मोटिवेट करते थे, संस्कृत को प्रयोग करते थे। उसके बाद में 14वीं से 16वीं सदी में, 14वीं से 16वीं सदी तक यहां पर सुल्तानों का प्रभाव रहा। 14वीं से 16वीं सदी तक यहां सुल्तानों का प्रभाव रहा, लेकिन उनकी विशेषता थी ये दिल्ली से स्वतंत्र थे। दिल्ली नाम मात्र के लिए वो अधीन थे, ये दिल्ली से स्वतंत्र थे। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि बंगाल पर किस तरह से मुर्शिद कुली खान जो थे उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो यहां पर भी दूसरी भाषाएं जो हैं अब संस्कृत के साथ में बंगाली के अंदर मिलने लगी। बंगाली का कैसे विकास, हम यहां पर देखा कि संस्कृत से ही बंगाली निकले, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए समय के साथ में बहुत सारी भाषाओं के जो शब्द है वो उसके अंदर मिलते चले गए। 1586 में जब अकबर ने बंगाल को जीता, 1586 में अकबर ने, मुगल सम्राट, बंगाल को जीतकर क्या किया, एक सूबा बनाया, जिला बनाया। मुगल काल में जिले को सूबा कहते थे। तो 1586 में अकबर ने बंगाल को जीता और इसको एक सूबे का दर्जा दिया। यहां पर अकबर के समय मुगल काल में प्रशासन की भाषा फारसी रही, याद रखना। तो अब यहां पर फारसी भाषा का भी प्रचलन हुआ, राजकाज सारे फारसी भाषा में किया जाते थे, लेकिन साथ ही साथ अन्य क्षेत्रीय भाषा, जिसमें बंगाली जो है वो क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोली जाती थी। तो यहां पर अब फारसी भाषाओं का, शब्दों का भी प्रयोग होने लगा। हम पढ़ रहे हैं बंगाल के अंदर बंगाली जो है वो कैसे विकसित हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आते आते, मतलब 15वीं 16वीं शताब्दी तक आते आते जो बंगाली भाषा है वो बहुत सारी भाषाओं का एक, बोलियों का एक समूह बन गया था। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम, 15वीं 16वीं सदी तक आते 15वीं 16वीं सदी तक आते आते ये जो बंगाल है वो उपभाषाओं और बोलियों का एक पूरा समूह बन गया था, और जो बंगाली भाषा है वो उसका पूरा एक ग्रुप बन गई थी, एक समूह बन गया था। यहां का साहित्य इन भाषाओं से समृद्ध हो गया था। तो 15वीं 16वीं सदी तक आते आते बंगाली साहित्य अनेक भाषाओं, बोलियों तथा उपभाषाओं का समूह बन गया था। कोई एक भाषा नहीं थी, बहुत सारी भाषाओं का एक क्लस्टर बन गया था, समूह बन गया था।
समूह बन गया था। बहुत सारी भाषाओं के जो शब्द हैं वो इसके अंदर शामिल हो गए थे। किसमें? बंगाली में। फिर इसके अंदर क्या हुआ कि जो गैर संस्कृत शब्द थे, संस्कृत तो थी शुरू में, लेकिन जो गैर संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो जनजातीय भाषा के शब्द, फारसी, यूरोपीय शब्द, ये सब इसके अंदर शामिल हो गए। देखिए क्या क्या था इसके अंदर। एक तो गैर संस्कृत शब्द, जो संस्कृत नहीं थे, जो संस्कृत के नहीं थे वो, है ना। उसके साथ में फारसी, यूरोपीय, जनजातीय भाषा, फारसी, यूरोप की भाषा, जनजातीय जो ट्राइबल्स थे, जो भाषाएं बोलते थे, जनजातीय, ये सारी भाषाएं जो हैं वो इनके बंगाली के अंदर शामिल हो गई। फारसी, यूरोपीय, जनजातीय, गैर संस्कृत, ये सारे जो हैं जनजातीय भाषाओं के शब्द शामिल हुए। किसमें? बंगाली में। यह है बंगाली का विकास। बहुत अच्छा है, एक सिस्टमेटिकली चला। देखो ये मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया गुप्त काल तक। तीसरा बिंदु, ये पहला, इसको नंबरिंग कर देते हैं हम, 1 2। फिर ह्वेनसांग के विवरण से हमें पता चलता है कि बंगाल में संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग 8वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य का उद्भव होता है। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो है भाषा को आगे बढ़ाया। 14वीं से 16वीं शताब्दी दिल्ली से स्वतंत्र रहे सुल्तानों का यहाँ पे प्रभाव था, तो निश्चित रूप से फारसी भाषा का यहाँ पे प्रचलन बढ़ा। लेकिन मुगल काल में इसको राजकाज की भाषा बना दिया गया। बंगाल को जीतकर एक सूबा बनाया था अकबर ने, और यहाँ पे प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली भी क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हुई। 15वीं 16वीं सदी तक यहाँ आते आते बहुत सारा बंगाली साहित्य जो है वो अनेक बोलियों, उपभाषाओं का समूह बन गया था, जिसमें ये हो गया आपके 7वां, जिसमें 8वें में देखिए संस्कृत के अलावा दूसरी भाषाओं के शब्द, फारसी, यूरोपीय, जनजातीय भाषाएं, ये सब इसके अंदर शामिल हो गए थे। इस प्रकार से बंगाली का विकास हुआ, बंगाली भाषा का विकास हुआ। अब जब बंगाली भाषा का विकास हुआ तो बंगाली का प्रारंभिक साहित्य 2 भागों में बटा था। किन किन भागों में बटा था मैं आपको बताता हूं, लिखिए इसको, फिर मैं अगले टॉपिक की ओर चलता हूं।